अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। ओके मैम, पूर्वी ने बुझे स्वर से कहा तो अर्पिता बोली, हम आपको बिठाकर ही निकलेंगे, आप बस यूबी से बात कर उसे राजधानी आने के लिए कहिए, वहां से आप दोनों निकल जाइएगा और विवाह कर एक नया प्यारा सा संसार बनाइएगा, ठीक है। पूर्वी ने धीमे से कहती है, मैम आप इतनी मदद कर रही है तो प्लीज इतनी मदद कर दीजिए ना, हमें यूबी के आने तक अकेला मत छोड़िए, हम आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है। पूर्वी की बात सुन अर्पिता मनी मन बुदबुदाते हुए कहती है, पूर्वी कैसे समझाए आपको कि हम इन्हें बिन बताए नहीं जा सकते, अगर गए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि छुपाकर कुछ भी करना ही हमें बेईमानी लगता है, अगर उनकी रेपुटेशन का ख्याल नहीं होता तो हम इस मामले में भी उन्हें भी शामिल कर लेते। ओके मैम, हम कोशिश करते हैं, पूर्वी ने बूझे स्वर से कहा और खड़ी होकर जाने लगी। उसके उतरे हुए चेहरे को देख अर्पिता कहती है, पूर्वी ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, बस अपने डर पर काबू रखना, सब ठीक होगा। इस बार हम चल रहे हैं साथ, लेकिन आगे से तुम्हें खुद से हालातों का सामना करना पड़ होगा। ओके ओके मैम कहते हुए पूर्वी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्पिता भी क्लास लेने लगती है और क्लास ओवर होने के बाद वो अपना बैग उठाकर बाहर चली आती है जहाँ परम उसे लेने आए होते हैं। परम को देख अर्पिता उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रास्ते में फूलों के शॉप पड़ती है तो अर्पिता को सोचते हुए गाड़ी रुकवाती है और जाकर गुलाब के सफ़ेद अकॉर्डिंग के फूलों का एक गुच्छा बनवाकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है। परम जी, आपके पास फोन आया होगा ना, अर्पिता ने परम की ओर देखते हुए पूछा तो परम उसे अपने फोन निकाल कर दे देते हैं। अर्पिता प्रशांत का नंबर डायल करती है और फिर कट कर देती है। वह सोचती है हमारे इस तरह जाने पर पता नहीं वह क्या समझे, लेकिन पूर्वी को इस हालत में अकेले सफर भी तो नहीं करने दे सकते, हमें इतने बताना भी होगा। सोच वह एक बार फिर नंबर डायल करती है, लेकिन कहे क्या इसी घबराहट में कट कर देती है। परम उसकी हरकतों को देख कहता है, आप किसी उलझन में है छोटी भाभी। परम की छोटी भाभी कहने पर अप्पू हैरानी से उसकी ओर देखती है तो परम कहता है, अब आप ये नहीं कह सकती कि भाई के मन में क्या है, जो भी है वो आपको पता है, अब अनजान नहीं है। अर्पिता फिर से शर्मा जाती है और अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है, जिसे देख परम कहते हैं, अब आप हाँ कहते हो या ना मेरे लिए अब मेरी छोटी भाभी आप ही हो, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा रिश्ता न बदलने वाला। परम की बात सुन अर्पिता मुस्कुरा भर देती है और कुछ सोच कहती है, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, एक मसला है, आपकी सलाह चाहिए। आपके भाई से कहना चाह रहे हैं लेकिन कहे कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आप भाई से नहीं कह पा रही है? तो अर्पिता परम से पूरी बात संक्षिप्त में बताकर अपनी योजना के विषय में भी बता देती है। अर्पिता की बात सुन परम सोच में पड़ जाते हैं और गाड़ी मोड़कर परिवर्तन चौक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ थोड़ी भीड़भाड़ वाली एक जगह पूर्वी बैठी होती है। परम गाड़ी से निकल पूर्वी के पास जाते हैं और उससे आवाज़ लगाते हैं। पूर्वी देखती है और इग्नोर कर अपने फ़ोन में लग जाती है। परम उसके पास जा खाली जगह बैठ चारों ओर देखते हैं वे कहते हैं, पूर्वी में परम अर्पिता मैम का भाई, वे सामने गाड़ी में इंतजार कर रही है, चलिए। परम की बात सुन पूर्वी के सामने देखा तो अर्पिता को देख उठ उसकी ओर बढ़ जाती है। परम भी पीछे पीछे चले आते हैं और तेज कदमों में गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो पूर्वी भी गाड़ी में बैठ जाती है और परम गाड़ी दौड़ा देता है। कुछ ही देर में तीनों स्टेशन पर के पास होते हैं तो परम अर्पिता से कहता है, गाड़ी बस स्टेशन पर कुछ सेकेंड रोकना है और पूर्वी आप गाड़ी में उतरकर स्टैंड के अंदर जाना, दूसरे गेट से बाहर आना, वहां से हम शॉर्टकट से स्टेशन पहुंचेंगे। भाभी आप हमें स्टेशन की एंट्री गेट पर मिलना, ठीक है। परम का प्लान समझा अर्पिता हाँ कहती है और जैसा परम ने कहा दोनों वैसा ही करते हैं। परम पूर्वी से कहता है, पूर्वी आपके साथ मेरी छोटी भाभी नहीं, मैं जाऊंगा, मैं आपको आपके यूवी से मिलवा आपकी शादी कराकर वापस चलाऊंगा, आपको मेरे साथ चलने में कोई समस्या तो नहीं है। पूर्वी एक बार फिर अर्पिता की ओर देखती है तो परम कहते हैं, आप मुझे नहीं जानती लेकिन आपने म्यूजिकल टीचर प्रशांत को जानती है, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। परम प्रशांत का परिचय पा पूर्वी कहती है, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं है, सर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप उनके भाई हैं तो अपरिचित नहीं है। अर्पिता पूर्वी का आवश्यक इंट्रोडक्शन देती है और परम की ओर देख आभार व्यक्त करती है। परम अपने फ़ोन पर ट्रेन
देखते हैं और कहते हैं ट्रेन 15 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है, हमें चलना चाहिए। कहते हुए वो कुछ ही सेकेंड में बस स्टेशन पहुँचते हैं और प्लान के अनुसार कार्य करते हुए शॉर्टकट ले स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। वही अर्पिता गाड़ी ड्राइव करते हुए स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी रोकती है, जहाँ वो अंदर जाकर परम और पूर्वी से मिलती है। तीनों अंदर पहुंचते हैं। अप्पू टिकट काउंटर की ओर देखती है और उन दोनों के आगे भेज टिकट लेती है और उन दोनों के पास पहुंचती है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी होती है तो पूर्वी और परम ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन रवाना हो जाती है। ट्रेन के रवाना होने के बाद अर्पिता वही खाली बेंच पर बैठ जाती है। उसके जेहन में 20 दिन पहले की हादसे की यादें ताजा हो जाती है। अपने माँ पापा के बारे में सोच उसकी आंखें भर आती है। कुछ ही देर बाद वो उठती है और जाने के लिए मुड़ती है। आगे कुछ लोग खड़े देख अपना कदम पीछे हटा लेती है। आगे खड़े हुए पूर्वी के गार्ड होते हैं, जो एक दिन पहले हुई घटना के बाद उनके पिता ने बिना पूर्वी के बताए उसके लिए नियुक्त किए हैं। उन्हें देख अर्पिता समझ जाती है वह परेशानी में पड़ चुकी है। वह मनी मन कहती है, थैंक गॉड परमजी और पूर्वी यहाँ से निकल चुके हैं। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसने एक व्यक्ति को आगे आता है और अर्पिता से पूर्वी के बारे में पूछता है। तो अर्पिता कहती है, हमें क्या पता पूर्वी कहाँ है, वो तो बस स्टैंड पर ही उतर गई थी। वह कहाँ गई, क्यों गई, हमें क्या जाने। हमने तो लिफ्ट के लिए बोला उनसे, तो हमने मदद दे दी। वह गार्ड दोबारा कहता है, अगर आप नहीं जानती तो आपके साथ उस गाड़ी में एक व्यक्ति और बैठा था। वो कौन था? वो पूर्वी मैम के साथ क्यों उतरा वहाँ? अर्पिता उसे एकदम पीछे हटी और बोली, वह व्यक्ति मेरे भाई थे, जिन्हें छोड़ने हमें यहाँ आए थे। तभी तो पूर्वी को लिफ्ट दी हमने, क्योंकि हम भी इस तरह ही भी आ रहे थे। जब आप अपने भाई को बस स्टैंड पर ड्रॉप करने आई थी, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? इस बार दूसरे गार्ड ने कहा तो अर्पिता बिफरते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान हैं आप। अरे ये रेलवे स्टेशन, यहाँ गाड़ी लेकर कोई क्यों आएगा? और आप कोई पुलिस अधिकारी हो तो इतने सवाल जवाब कर रहे हो। हमने उनसे लिफ्ट मांगी तो दे दी, बाकी कहाँ, क्यों, कौन, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप देखो। कहते हुए अर्पिता आगे कदम बढ़ाती है तो एक गार्ड उसके आगे आ खड़ा हो जाता है और अर्पिता को धमकाते हुए कहता है, सीधी तरह से बता दो, नहीं तो हमारे मालिक क्या करेंगे ये तुम नहीं जानती हो। देखो कितनी बार कहे हमें कुछ नहीं पता और हमारा रास्ता छोड़ो, हमें पानी लेना है। कहते हुए वो आगे कदम बढ़ाती है तो घिंचाव महसूस होने पर रुक जाती है और मनी मैन कहती है, आपके ठाकुर जी की कृपा हो गई, आप आ गए सान। पिता की बात सुन सान कहते हैं, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? कैसे कैसे क्या सान, आपका हाथ देख लो, ना जाने कैसे पता चलता है कि तुम आसपास हो, जो हर बार तुम्हारे आसपास होने से तुमसे ही उलझ जाता है। अर्पिता की बात सुनकर प्रशांत अपना हाथ देखते हैं तो समझकर धीरे से कहते हैं, बात तो सही है तुम्हारी अप्पू, इसमें एक बात साफ हो गई, कितनी भी भीड़ हो, अगर हम आसपास होंगे तो दूर नहीं जा पाएंगे। अर्पिता ने कहा। सान और अप्पू की खुसर पुसर वाली बात सुन गार्ड बोला, ये लड़के अपनी खैरियत चाहते हैं तो इस लड़की को छोड़कर दफा हो जाओ। इसने हमें अपनी मैम के बारे में पूछताछ करनी है, अगर इसने नहीं बताया तो इसे हम अपने मालिक के पास ले जाएंगे और फिर भी नहीं उससे पूछेंगे तो पूर्वी मैम कहाँ है। गार्ड की बात सुनकर प्रशांत ने सांवलिया नजरों से अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता नजरें झुकाते हुए धीमे से बोली, लंबी कहानी है, हम बैठकर सब बताएंगे, लेकिन अभी इसने से बस पूर्वी को लेकर अनजान रहना और कुछ मत कहना, क्योंकि आपके अभी तक कुछ नहीं पता है। अर्पिता गार्ड की ओर मुखातिब होकर बोली, अब तो आपके इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्यों आए हैं। हम इन्हें लेने आए थे, तो प्लीज अब हमें जाने दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है। सान, चलिए, बड़े सिरफिरे लोग हैं, तब से रोककर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अरे एक लड़की का लिफ्ट क्या दे दी हमने, तो ये पीछे ही पड़ गए हैं। कहते हुए वो आगे बढ़ती है तो एक गार्ड फुर्ती से आगे बढ़ सान के पीछे जाकर एक छोटी गन सटाकर कहता है, या तो तुम सच बताओगी या फिर हमारे साथ हमारे मालिक के पास बिन शोर किए सामान्य रूप से चुपचाप चलोगी, नहीं तो ये सान जिसे तुम लेने आई थी वह कहीं नहीं जा पाएगा। गार्ड की बात सुन अर्पिता घबरा जाती है और सान की ओर देखती है, जो अपनी पलकें झपकाकर हल्की गर्दन
झटके से हिलाते हैं। अर्पिता उनसे कहती है हम चल रहे हैं लेकिन शान को छोड़ दो। अर्पिता की बात सुन शान घूरते हुए अर्पिता को देखते हैं और गार्ड से कहते हैं वह अकेली नहीं जाएगी, मैं भी चलूंगा। जरा देखो तो तुम्हारे मालिक क्या भला है जो एक लड़की चिक चिक कर सच बोल रही है, तुम्हें यकीन ही नहीं हो रही है। ठीक है, देख लेना हमारे मालिक को, अभी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करो, चलो यहाँ से। कहते हुए वो शान से चलने को कहती है तो शान कहते हैं अभी तो बोला कि हम लोग चल रहे हैं, फिर भी तुम लोग टॉर्चर किए जा रहे हो। अभी शोर मचा दिए ना तो निकल तुम भी नहीं पाओगे यहाँ से, तो बात को समझो और सिर्फ अच्छे लोगों की तरह चलो, समझे कि नहीं। प्रशांत की बात सुन अर्पिता को हंसी आ जाती है लेकिन वो ओठों के दबा हंसते हुए चलने लगती है। उसे हंसता हुआ देख शान मन ही मन कहते हैं बहुत हंसी आ रही है, एक बार घर पहुंच जाए तब तुम्हें बताऊंगा। मेरे जरा सा ध्यान न देते ही कांड कर लेती हो और मुसीबत में फंस जाती हो, न जाने क्या कांड कर बैठी हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो गार्ड कहता है हम बस इसी गाड़ी से ही जाएंगे, गाड़ी ये दूसरा गार्ड ड्राइव करेगा, तुम दोनों पीछे बैठोगे। ये सुन शान मन ही मन कहते हैं शुक्र है कुछ समय मिल जाएगा मुझे पूरी बात जानने के लिए, और तेज आवाज में कहते हैं हमें मंजूर है, और वह दोनों पीछे बैठ जाते हैं। अर्पिता आगे की कोरी बैग उठा अपने पास रख लेती है। दोनों गार्ड आगे बैठ जाते हैं और गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगते हैं। मौका देख शान अप्पू से पूछते हैं तो अर्पिता प्रशांत के करीब जाकर होले से कहती है शान हमने पूर्वी को यहाँ से कहीं दूर उसके प्रेम के साथ भेज दिया। मतलब? शान ने पूछा तो अप्पू बोली मतलब क्या, भगा दिया उसे क्या? शान ने चौंकते हुए कहा। तो अर्पिता ने मासूम सा फेस बनाया और बोली जी शान, वो प्रेग्नेंट थी। यहाँ वो ऐसी फैमिली से थी कि उनके दिल और पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, तो हमने उसकी मदद कर दी, उसे भगा दिया। ये सुन शान सोचते हैं सारे अजूबे हमारी ही फैमिली में जुड़ते हैं थे। आपको ठाकुर जी, एक भाभी स्नेहा जो समझदार होने के साथ बातूनी है, बातों की कला का महारत हासिल है। दूसरी उनसे एक कदम आगे समझदार बातूनी होने के साथ साथ फाइटर भी है। तीसरी ये इन सब के एक कदम आगे समझदार भी और हंसमुख भी, फाइटर भी और कांडी भी। कांड करने का महारत हासिल है। हर बार कोई ना कोई मुसीबत में पड़ ही जाती है। और किरण उसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, न जाने कैसी हो, कहीं वो इससे भी आगे न निकले। प्रशांत की इतनी देर से खामोश देख अर्पिता कहती सारी बातें तो इन सब झमेलों से निकलने के बाद घर ही बता सकते हैं, अभी प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा प्लीज। अर्पिता की बात सुन शान ने एक बार उसकी ओर देखा तो अर्पिता एक हाथ में अपना कान पकड़ लिया और ओठ हिलाते हुए कहा सॉरी। तभी उसकी नज़र बैग के से झांक रहे बुक्के पर पड़ती है तो उसे निकालकर शान की ओर बढ़ाकर कहती है सॉरी शान, अब माफ भी कर दीजिए। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहते हैं सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, हक है तुम्हारा गलतियां करने का और मेरा तुम्हें माफ करने का। शान की बात सुन अर्पिता होले से कहती है हमारा ही तरीका हम पर आजमा रहे हैं आप। शान तुम्हारे नहीं मेरे, ये तरीके मेरे हैं अप्पू, सफेद झूठ शान, आपके नहीं हमारे हैं। शान तुम्हारे थे अब मेरे हैं अप्पू, कैसे हुए भला, हमें भी तो पता चले। अप्पू की बात सुन शान कहते हैं हाँ तो जब तुम मेरी हो तो ये तरीका भी मेरे हुए कि नहीं, जवाब दो। अर्पिता इतना कह पाती है और खामोश हो शान की ओर देखने लगती है। उसे यूं देख शान उसके कान के पास आस कहते हैं थैंक यू मुझे मेरी पहले वाली अर्पिता लौटाने के लिए, और पीछे हटकर वह बुक्के ले कहते हैं दोनों ही मेरी पसंदीदा फूल है। अर्पिता जानते हैं हम, और खिड़की से बाहर देखने लगती है। शान मन ही मन कहते तुम ही जानोगी और कौन जानेगा। दोनों की ऐसी बातचीत के साथ नोकझोंक चलती जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बंगले के सामने रुकती है। दोनों गार्ड उतरते हुए कहते हैं मंजिल आ गई है, अब आप दोनों भी उतर अंदर चलिए। ओके के शान और अर्पिता दोनों गाड़ी के नीचे उतर आते हैं और बंगले के अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। गार्ड अंदर जाकर अपने मालिक को प्रणाम के एक और खड़े हो जाते हैं। शान और अप्पू दोनों अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े शख्स को देखने लगते हैं। उनके साथ मिस्टर खन्ना भी होते हैं, जिन्हें देख शान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अप्पू से कहते हैं अब हम यहाँ से जब चाहे तब निकल सकते हैं। वो जो सामने खड़ा इंसान है ना धोती कुर्ता पहने हुए, वो हमारे लिए रोशनी का वो किरण है जो हमें हर हाल में मुसीबत से निकाल ही लेगी। हम कुछ समझे नहीं शान, आप इन्हें जानते हो?
अर्पिता ने हैरान हो पूछा तो शान बोले, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को मिस्टर खन्ना देख लेते हैं और हैरान हो कहते हैं, अरे ये तो मिश्रा साहब है जिन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मिश्रा जी, मिस्टर खन्ना, मिश्रा जी पिछली बार तो बख्श दिया था आपको, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। साफ साफ बता दो कि पूर्वी कहाँ है। मिस्टर खन्ना की बात सुन शान कुछ कदम आगे बढ़ उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, पहली बात मैंने और अर्पिता ने कुछ नहीं किया है और आपके गुलाम हमें जबरन उठाकर यहाँ ले आए हैं। अर्पिता कौन? कहते हुए मिस्टर खन्ना उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ये है अर्पिता। वैसे तुम्हारी लगती कौन है? ये काहे तुम्हारी स्टेटस तो सिंगल है नहीं। ये तुम्हारी समस्या तो नहीं है कि सिंगल हूँ या नहीं। मेरी निजी बातें हैं, सो इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो ये कि एक बात कि हमें यहाँ से जाने दो और अपनी इज्जत यानी पूर्वी का आप खुद तलाश करो। अब अगर आपने हमें परेशान करना बंद नहीं किया तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें आप। प्रशांत की बात सुन मिस्टर खन्ना आगे कदम बढ़ा के, दिन भी कुछ ऐसे ही कहकर निकले थे तुम और आज भी ऐसा ही बोल रहे हो, परिणाम भुगतना वगैरह। अब साफ साफ बोलोगे या फिर यूं ही कोरी धमकी देते रहोगे? तो आप मेरे न डरने के कारण जानना चाहते हैं मिस्टर खन्ना? ठीक है, कारण भी बताता हूँ। कहते हुए वो अपना फोन निकालते हैं और उसके गैलरी में जाकर उस दिन वाली वीडियो निकालते हैं जो राधिका ने चुपके से बनाई थी। वीडियो मिस्टर खन्ना के सामने करते हुए कहते हैं, इससे आपके द्वारा कहे हुए शब्द स्पष्ट सुनने में आ रहे हैं जिससे आप किसी की ब्राइब देते हुए दिख रहे हैं। दूसरी, मुझसे जो फोन किए जरिए बातचीत किए हैं उसके ऑडियो चाहिए। सोच लीजिए अच्छी तरह से कि आपको फोन से इज्जत ज्यादा प्रिय है। शान की बात सुन मिस्टर खन्ना के सर्दी में भी पसीने छूटने लगते हैं और वह कुछ कदम पीछे हट पूर्वी के पिता से कहते हैं, इन दोनों को सच में पूर्वी के बारे में नहीं पता। अपनी तरफ से खोजबीन कीजिए। यह हो सकता है कि वह उन्हीं लोगों के पास गई हो जिस घर में वह विवाह करना चाहती थी। ये आप क्या कह रहे हैं? पूर्वी के पिता ने कहा तो मिस्टर खन्ना कांपते हुए बोले, कड़वा है मगर सच है। एक दिन पहले के लोग यहाँ रिश्ता लेकर आए और आज लड़की ही गायब हो गई। कैसे और क्यों? चाहे किसी भी तरह गई हो, लेकिन पूर्वी वहीं गई होगी उन्हीं लोगों के पास। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर पूर्वी के पिता गार्ड की ओर इशारा कर शान और अर्पिता को बाहर छोड़ने के लिए कहते हैं। ये देख प्रशांत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और अर्पिता को साथ ले अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और स्ट्रेट गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। वह एक बार भी अर्पिता की ओर नहीं देखते और सीधे ड्राइव करते रहते। शान को ये देख अर्पिता मनी मन सोचती है, अर्पिता आज तो शान गुस्सा जायज है। हर बार हम किसी ना कोई बेवकूफ़ी कर ही देते हैं और उन्हें नाराज कर देते हैं। अब हम क्या करें? एक नंबर की पगली है। हम कुछ नहीं सोचते, बस मुसीबत मोल लेने खुद से कूद पड़ते हैं। वह एक बार फिर से शान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, नाराज है आप? शान, नाराजगी की कोई वजह? अर्पिता, वजह? शान, हाँ। क्या सच में आप वजह नहीं जानती या फिर जानकर अनजान बन रहे हैं? शान, मुझे पता है लेकिन तुम भूल रही हो। अर्पिता, तो फिर सजा दे लो लेकिन यूं खामोश मत रहो। शान कुछ नहीं कहते और सामने देख ड्राइव करने लगते हैं। उनकी चुप्पी देख अर्पिता फिर सोच में पड़ जाती है और गर्दन घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्पिता को खिड़की के बाहर झुकता हुआ देख प्रशांत एक बार फिर अर्पिता की ओर देखते हैं और कहते हैं, नाराजगी क्यों हो तुमसे? अप्पू, बस दुख हुआ है ये जानकर कि तुम ये परेशानियों से को हंसती हुई गले लगा लेती हो। एक बार भी खुद के बारे में नहीं सोचती। और वो एक बार फिर से सामने देखने लगते हैं। गाड़ी में खामोशी फैल जाती है जिसे तोड़ने के लिए शान गाड़ी की म्यूजिक चला देते हैं। अर्पिता एक बार फिर शान की ओर देखती है और फिर सामने देखने लगती है। थोड़ा ही आगे आइसक्रीम पार्लर होता है जिसे देख गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी के अचानक रुकने से अर्पिता शान की ओर देखती है जो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए गाड़ी से उतर रहे होते हैं। अर्पिता भी सीट बेल्ट खोलने लगती है जिसे देख वो कहते हैं, शांति से चुपचाप यहीं बैठो, मैं अभी आया। जी कह अर्पिता हमें गर्दन हिला देती है और गाड़ी में चलता हुआ म्यूजिक सुनने लगती है। शान जाकर एक आइसक्रीम का पूरा पैकेट और 2 चौके बीट वेनिला कोन ले आते हैं और एक कोन अर्पिता की ओर बढ़ाते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं।
अर्पिता चुपचाप फोन ले लेती है और शान की ओर देखने लगती है और सोचती है, एक बात अभी अभी हमारे मन में आई थी, काश शान गाड़ी रोक दे तो हम एक आइसक्रीम पैक करवा लाए। और देखो ये तो सच में ले भी आए। शान मेरी तरफ नहीं, आइसक्रीम को देखो कहीं मेल्ट ना हो जाए। ओके कह अर्पिता आइसक्रीम खाती है और बीच बीच में खिड़की से बाहर देखने लगती है। अर्पिता को दूसरी ओर देखता शान अपना कोन उसके हाथ में पकड़ा उसके हाथ से लेकर खुद से खाने लगते हैं। उसकी इस हरकत पर अर्पिता एक नज़र उसकी ओर देखती है और फिर बाहर मुड़कर मुस्कुराते हुए बड़बड़ाती है, बोल नहीं सकते बस, लेकिन हाँ कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। शान सही समझी, अब तुम बोलना सुनना मेरे बस में सीधा नहीं करता हूँ। शान को सुन अर्पिता कहती है, लो कान भी इतने तेज है तुरंत सुन लेते हैं। हम इतने धीमे स्वर में कहते हैं फिर भी न जाने कैसे हर बात सुन लेते हैं। ये सुन शान मुस्कुरा देते हैं और मन ही मन कहते हैं, कैसे क्या, ये तो प्रेम है। अर्पिता उसकी पुकार इतनी तीव्र होती है कि मन में कही हुई बात ईश्वर तक पहुंच जाती है। हम तो फिर भी इंसान हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ श्रुति दरवाजे पर ही खड़ी हो इंतजार कर रही होती है। दोनों अंदर जाते हैं जहाँ शान आइसक्रीम का पैकेट श्रुति को देते हैं तो श्रुति उसे ले जाकर फ्रिज में रख देती है। शान कमरे में चले जाते हैं और अर्पिता भी चेंज करने लगती है। अर्पिता और शान को एक साथ देख श्रुति कहती है, लगता है मेरी कही हुई बात सच हो रही है मेरी चूरनी। ये सुन अर्पिता कहती, बची रहिए कहीं तुम्हें भी न चुरा ले हम। चुराओगी क्या ये बताओ तुम, और भाई के साथ साथ कैसे, मतलब भाई तो घर से आ रहे हैं, तुम अकेडमी से, और ये गाड़ी तो परम भाई की है ना। हाँ जी ये गाड़ी उन्हीं की है और वो भी किसी कार्य से बाहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। अर्पिता ने कहा तो श्रुति बस मुस्कुरा देती है। वही शान चेंज कर चुपचाप रसोई में चले आते हैं। अर्पिता भी चेंज कर वहीं पहुंचती है और शान की मदद करने लगती है, साथ ही बात करना शुरू कर देती है। शान आपकी परम जी से बात हुई, कहाँ तक पहुँचे वो। शान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार्य करने लगे। उनकी चुप्पी देख अर्पिता फिर से बोली, अपना फोन दीजिए, हम खुद ही फोन कर पूछते हैं। शान अपना फोन निकाल कर नहीं देते तो अर्पिता शान का थोड़ा करीब आती है और उसकी आंखों में देखते हुए उनकी पॉकेट से फोन निकाल लेती है। कि यह हरकत देख शान दूसरी तरफ वो मुस्कुरा देते हैं। अर्पिता ये देख लेती है और उनकी बिन कुछ कहे शान की उंगली उठा फोन का लॉक खोल परम को फोन लगा उससे हालचाल पूछ लेती है और फोन कट कर उसमें एक संदेश टाइप कर प्रशांत की आंखों के सामने कर देती है, जिसे शान से पढ़ शान न में गर्दन हिला अपने कार्य में ही रत रहते हैं। तो अर्पिता फोन उठा उससे दोबारा एक संदेश, तो ऐसा क्या करे कि आपका गुस्सा, शान तो लिख फिर से उसके सामने कर देती है। तो शान कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, बस एक वादा कि तुम्हें बिन बताए ऐसा कोई काम नहीं करोगी। इस बार किस्मत अच्छी थी अप्पू, लेकिन आगे क्या पता अब कौन सी मुसीबत हमारे इंतजार कर रही हो। अर्पिता ठीक है हमें स्वीकार है। ये देख शान मुस्कुरा कर कहते हैं, बात ये की ना तुम समझदारी वाली बात। कह दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते और बातचीत करते हुए कार्य समाप्त करने लगते हैं। अगले दिन परम भी पूर्वी और युवी का विवाह का साक्षी बन वहां से वापस लखनऊ चला आता है, जहाँ शान उसे भी खूब डांटते हैं। अर्पिता और शान दोनों साथ ही ऑफिस जाते हैं एवं साथ ही वापस आते हैं। दोनों के दिन भी शुरुआत एक दूसरे के दीदार से शुरू होती है और चांदनी रात के ढेर सारी बातों पर खत्म। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और परम और किरण के विवाह के दिन भी नजदीक आते जाते हैं। अर्पिता के माँ पापा भी काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। एक दिन अप्पू के बिन बताए शान उससे मिलने कानपुर जाते। शान नमस्ते अंकल आंटी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप। अर्पिता के पिता काफी हद तक अच्छा महसूस कर रहा है, सब आपकी मेहनत और देखभाल का नतीजा है, जो पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय हम दोनों के इस काबिल तो हो गए हैं कि अब अपने कुछ कार्य तो स्वयं कर सकते हैं। प्रशांत ये मेरी मेहनत नहीं आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है और यहाँ के काबिल डॉक्टरों के देख रेख। प्रशांत की सादगी देख अप्पू के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अगर तुम नहीं होते तो हम अभी किसी और व्यवस्था में नहीं होते। आपसे ये जानना है मेरी बच्ची अर्पिता कैसी है, उसे आपने हमारे बारे में बताया तो नहीं अब तक। शान अर्पिता बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट कुछ दिन पहले आप लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ आना चाहती थी, तो उसे किस तरह किरण की शादी तक रोक लिया है। मुझे उम्मीद है तब तक तो आप अच्छे से चलने फिरने लायक हो जाओगे, फिर आप दोनों मिलकर उसे सरप्राइज देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने,
दया जी, हेमंत जी और किरण मेरी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, और फिर आप भी तो हैं, सबने मिलकर संभाल लिया होगा हमारी भावुक अर्पिता को। वह हमें लेकर सेंसिटिव है थोड़ी सी, अर्पिता के पिता ने कहा तो सान बोले, जी ये बात बिल्कुल सही है आपने, वह सेंसिटिव भी है और फाइटर भी, बड़ा अद्भुत मेल है उसमें। खैर अंकल आंटी, अब मैं निकलता हूँ, कल मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो अब आपसे मुलाकात शादी वाले दिन ही होगी, प्रशांत ने खड़े होते हुए कहा। तो अर्पिता के पिता चौंकते हुए बोले, घर से मतलब? अंकल, मैं परम का कजिन भाई हूँ, अब परम और किरण की शादी है तो हम सबको घर ही जाना होगा ना, वहीं से बारात जाएंगे लखनऊ, प्रशांत ने कहा। ओह, मतलब तुम लड़के वालों की तरफ से हो, अर्पिता के पिता ने हंसते हुए कहा। तो प्रशांत मुस्कुराते हुए बोले, जी। वो खड़े होते हैं और दोनों के चरण स्पर्श कर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो लखनऊ पहुंच जाते हैं। अर्पिता एकेडमी में होगी ये सोच वह घड़ी देख बाइक निकाल रिसीव करने एकेडमी पहुंच जाते हैं। अर्पिता क्लास में होती है, लेकिन वह सुखद अनुभूति उसके हृदय को होती है, जिसे महसूस कर मुस्कुरा देती है एवं मन ही मन कहती है, आप आ गए हैं सान, और लेक्चर अटेंड करने लगती है। लेक्चर समाप्त हो जाता है तो वो सबसे कहती है, गाइज अब करीब 8-9 दिन तक हम यहाँ आपके क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, आप सबकी क्लास दूसरे अध्यापक लेंगे जो आपके कुछ नया और अलग सिखाएंगे, इसीलिए आप लोग उनसे उद्विग्न नहीं होना और अच्छे से सीखना, एवं अब तक जो भी सिखाया आपको उसे अच्छे से दोहराकर पक्का कर लेना, क्योंकि जिस दिन हम क्लास में वापस आएंगे उसी दिन प्रैक्टिकल और टेस्ट दोनों लिए जाएंगे आपसे। उनके बाद जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा वही आपकी इस क्षेत्र में कामयाबी निर्धारित करेगा। तो ऑल दी बेस्ट गाइड, सभी को शुभकामनाएं के अर्पिता वहां से स्टाफ रूम में चली जाती है, जहां सान रबिश के साथ बैठे हुए होते हैं। रबिश, हेलो मिस अर्पिता, जैसा कि आपने डिमांड की थी, आपकी सैलरी अपनी कजिन की शादी से कुछ दिन पहले चाहिए, तो ये रही आपकी पहली सैलरी, चूँकि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र का मना कर दिया तो ये फिर कैश इन हैंड ही रखिए आप। अर्पिता मुस्कुराती हुई अपनी सैलरी लेती है और सान की ओर देखती है, जो बेहद हल्का मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहे हैं। ओके प्रशांत भाई, अब मैं निकलता हूँ, तुम दोनों ही कल से छुट्टी पर हो, तो शाम की बैच की तो छुट्टी ही करनी पड़ेगी, रबिश ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सान बोले, हाँ भाई बोल दोनों छात्रों को कि सर के भाई की और मैम की बहन की शादी है, तो सभी उसी में व्यस्त है, तो 10 दिन तक तो दोनों ही नहीं आने वाले हैं। ना भाई, 10 दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे तो मेरी एकेडमी ही बंद हो जाएगी, कुछ दिन मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, बाकी जब नहीं हुआ तो फिर बैच की छुट्टी के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है, रबिश ने चिंतित होते हुए कहा। जिसे देख अर्पिता कहती है, आपको इस बात के लिए इतना सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले ही छात्रों को इस विषय में बातचीत कर अवगत करा दिया है, हमें उम्मीद है कि वह आपको या किसी अन्य टीचर को परेशान नहीं करेंगे। ओह थैंक यू अर्पिता जी, नहीं तो मैं सोच कर ही परेशान था कि क्या होगा, कैसे मैनेज करूंगा। मैं बच्चों को इतने जिद्दी है कि आप दोनों के अलावा किसी से सीखने को तैयार ही नहीं होते। खुशी से आवेश ने भरकर रबिश बोले। जिसे देख अर्पिता बोली, बस इस बात का ध्यान रखना, जिन्हें जो भी टीचर अटेंड करे वो उन्हें कोर्स से अंदर ही कुछ नया कराए, कोर्स ही होगा, रबिश ने झुकते हुए कहा। तो अर्पिता और प्रशांत उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। प्रशांत रबिश से, ओके यार, अब बातचीत तो हो चुकी है, हमें अब निकलना चाहिए। रबिश, ठीक है बाय। प्रशांत बाय बाय कहते हुए बाइक की चाबी और हेलमेट उठाकर निकल जाते और अर्पिता भी उनके पीछे चली आती है। प्रशांत बाइक उठा स्टार्ट करते और अर्पिता बाइक पर बैठ प्रशांत की पीठ पर सिर टिका बैठ जाती है। जिसे देख प्रशांत कहते हैं, क्या बात है, आज तो बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, जो मेरे पीठ पर सर और सीने पर तुम्हारे हाथ है। तो अर्पिता कहती है, यह हक भी हमें आपने ही दिया है सान, और वैसे एक बात कहें हम। सान बोलो। अर्पिता, लाइफ का हर लम्हा हमें मुस्कुराहट खुलकर जीना चाहिए, क्या पता कब कौन से लम्हा आखिर हो। सान, बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी अप्पू, और वैसे भी कुछ हक है जो सिर्फ मैंने तुम्हें दिए हैं, जानती हो ना तुम। अर्पिता, हाँ लेकिन सान लेकिन क्या अप्पू? अप्पू, हम ये सोचकर परेशान हैं जो हमें अपने घर बुलाकर तो ले जा रहे हो,
लेकिन हम वहाँ रहेंगे कैसे? हमारा कहने का अर्थ है हम तो सबके लिए है नहीं ना, फिर कैसे रहेंगे ये तो बताए। अर्पिता की बात सुन शान मुस्कुराते हुए कहते, वैसे ही जैसे यहाँ मेरे बर्थडे के दिन सबसे मिली थी घूंघट में, अब ये इच्छा तुम्हारी है न किसी के सामने न आने की, तो एकमात्र ही विकल्प बचा है। क्या शान, आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे लोगों के सामने घूंघट में, और क्या कहेंगे हम? ये घूंघट में क्यों है बताओ? अर्पिता ने पूछा तो शान बोले, कहोगी क्या? कह देना हमारे होने वाले इन्हें पसंद नहीं है कि हमने उनके सिवा कोई हमें देखे, सही है ना? OMG शान, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है तो हम नहीं जा रहे हैं वहाँ। हमसे झूठ पर झूठ बुलवा रहे हैं आप, वो भी अपने घर वालों के सामने। इन्हें सच पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो सब हमारे विषय में, कि हम इतनी बड़ी झूठी है, क्या इमेज बनेगी हमारी? अर्पिता ने कहा तो शान अर्पिता को समझाते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचेगा अपू, सोचेगा तो तब जब उन्हें सच पता चलेगा। और फिर वहाँ शोभा ताई जी है ना, वो सब संभाल लेगी, और वो जानती है तुम्हारे बारे में। मैं तुम बस इनके साथ रहना, बाकी मैं परम श्रुति और शोभा ताई जी इतने सब है ना, सब तुम्हारे साथ रहेंगे। शान की बात सुन अर्पिता सोचती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है, काहे कि हमें सिर्फ आप पर भरोसा है। जब तक आप है कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, ना ही हमारे मान के साथ और ना ही स्वाभिमान के साथ। अर्पिता ने गर्दन उठाकर कहा और वापस से अपना सिर उसकी पीठ पर टिका देती है। उसकी ये बात सुन शान कहते हैं, बस इसी तरह बेफिक्र रहा करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। कुछ ही देर में रूम का रास्ता आ जाता है तो अर्पिता अपने आप को संयत कर चौराहे पर ही उतर जाती है। वहां से शान और अर्पिता दोनों पैदल बातें करते चले आते हैं। रूम पर अर्पिता श्रुति के साथ मील पैकिंग कर लेती है। चूंकि सबकी सुबह की ही ट्रेन होती है, इसलिए सारे कार्य अभी के अभी करके होते हैं। पैकिंग करते कराते खाना वाना बनाते रात के 12 बज जाते हैं, तभी कहीं जाकर सभी फ्री हो पाते हैं। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।